तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। प्यारे छात्रों, आज आप लोगों का जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, आज मैराथन जो क्लास आप लोगों का चल रहा है 15 दिन 15 मैराथन, इसका आज तीसरा दिन है। आज कौन सा दिन है मेरे भाई? आज इसका तीसरा दिन है। तो तीसरा दिन किया जाए मेरे भाई, तीसरा दिन यहाँ पर देखो लिखा हुआ आज तीसरा दिन, यानी कि इससे पहले हम 2 क्लास दे चुके हैं और तीसरा दिन है। चूँकि यह क्लास हो रहा है परीक्षा स्पेशल। कैसा क्लास हो रहा है मेरे भाई? परीक्षा स्पेशल। तो टोटल क्लास किया कीजिए जरूर मेरे भाई। और दूसरा नंबर बात हुआ कि ऑल सब्जेक्ट हो रहा है। किसका? तो ऑल सब्जेक्ट हो रहा है। ऑल सब्जेक्ट का जिसमें मैथ को हम छोड़ रहे हैं। मैथ के लिए जो है भाई ऑन कैमरा चाहिए, ठीक। तो अभी जो है ऑन कैमरा मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी जो है टाइम थोड़ा लगेगा और मैथ का ऑल क्वेश्चन जो है ऑन कैमरा किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का जो 15 दिन 15 मैराथन में 4 सब्जेक्ट, 15 दिन 15 मैराथन में कौन कौन सा सब्जेक्ट मेरे भाई? पहले तो आपका साइंस चलेगा, उसके बाद जो है आपका सोशल साइंस चलेगा, उसके बाद हिंदी, उसके बाद संस्कृत। 4 सब्जेक्ट आप लोगों का चल रहा है 15 दिन 15 मैराथन के सीरीज में। और हो कैसा सीरीज रहा है? तो VVI ऑब्जेक्टिव का सीरीज हो रहा है। तो आप लोग जो है इस क्लास को मिस मत किया कीजिए और क्लास को पूरा किया कीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो चलो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो देखो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन से पहले एक बार चीज़ देख लो मेरे भाई कि ये आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल का लोगो है। तो आप समझ गए होंगे इस लोगो के जो है, इस लोगो जो चैनल का लोगो दिख रहा है ये वाला नीचे में, चैनल के लोगों में उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। बाकी बात आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं ले और चलते हैं अगले क्लास पे। आप लोगों के अगला क्लास देखो, अगला क्लास बोलते हैं मतलब अगला पहला नंबर बात हो क्या रहा है? मैराथन सीरीज। तो मैराथन का ये फोटो था, कोई टेंशन नहीं है। आगे चलते हैं। आगे देखो चैप्टर 1 किसका? तो केमिस्ट्री का। क्या करने वाले हैं मेरे भाई? केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? तो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे भाई? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग, मेरे उम्मीद से आप लोग रेडी होंगे इस क्लास के लिए, ठीक। तो चलो भाई चलते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है। आगे आपका क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण नहीं है? संतुलित समीकरण नहीं है यानी कि जो है जो तत्व हमें दिया गया है उस तत्व की संख्या समान नहीं होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर आपको दिखाएं तो 2 और 2 को गुना करो भाई 4 होता है। हाइड्रोजन 4 चाहिए तो यहाँ पर भी 2 और 2 हाइड्रोजन 4 मिल रहा है, ठीक। ऑक्सीजन हमें कितना चाहिए? 2 चाहिए तो ऑक्सीजन 2 है, ठीक। 2 ऑक्सीजन, यहाँ से देखो तो 2 ऑक्सीजन है, यानी कि ये संतुलित समीकरण है, ठीक। तो इस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं। हम यहाँ पर बता देते हैं संतुलित समीकरण कौन नहीं है, कौन असंतुलित समीकरण है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है PbNO, क्या दिया हुआ है मेरे भाई? PbNO3 होल 2 तिरकाचिन PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये आपका असंतुलित समीकरण है, यानी कि संतुलित समीकरण नहीं है। आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है मेरे भाई? मैं तो समझा दिया हूँ। अब इसको कैसे चेक करना है आप चेक कर सकते हैं, ठीक। इसमें जो है आप देखो NO2 यानी कि NO की संख्या कितनी होनी चाहिए? नाइट्रोजन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना 6। यहाँ पर 3 को गुना कीजिए 6 2 से, 3 दूना 6। ऑक्सीजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है भाई मेरे? 1 और ये 2, 2 1 3, 3 2 5। ऑक्सीजन की संख्या 5 है, यहीं से पकड़ा गया। असंतुलित समीकरण है, ठीक मेरे भाई। बाकी बात सब संतुलित समीकरण है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि 2Mg प्लस O2 तिरकाचिन 2MgO यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? तो भाई Mg मैग्नीशियम जो है वो की संख्या कितनी है? मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है मेरे भाई? 2। तो 2MgO होना चाहिए। ये 2MgO, ऑक्सीजन भी 2, मैग्नीशियम भी 2, यानी कि यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये कैसा समीकरण है मेरे भाई? संतुलित रासायनिक समीकरण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण 3Fe प्लस 4H2O तिरकाचिन्ह Fe3O4 प्लस 4H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। इसको संतुलित करने पर जो है जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, सो पूछ रहा है। तो इसको संतुलित करो पहले भाई। तो 3Fe तो Fe3 ये दोनों मिल रहा है। देखो 3Fe है तो यहाँ पर Fe3 आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मेरे भाई? मिल रहा है।
O4, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 होना चाहिए। देखो भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के जस्ट पहले जो है गुणाम में मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 4, तो ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन 4 मिल रहा है, ठीक मेरे भाई। उसके बाद जो है हाइड्रोजन 8 मिलना चाहिए, हाइड्रोजन 8 भी मिल रहा है। तो ये संतुलित समीकरण है ही। ये कैसा समीकरण है मेरे भाई? संतुलित समीकरण है। अब इस संतुलित समीकरण में पूछ रहा है कि जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी। जल में अणुओं की संख्या कितनी है मेरे भाई? जल पहले तो देखो फर्स्ट में शुरू में यहाँ पर देखो जल दिया हुआ है 4H2O। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 4H2O। अब H2O किसका सूत्र होता है? जल का। तो जल में अणुओं की संख्या कितनी है मेरे भाई? 4। कितनी है? 4। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा होगा 4, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक मेरे भाई, क्लियर। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण, क्या पूछ रहा है मेरे भाई? रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है? रासायनिक समीकरण किसी भी अभिक्रिया क्या है? रासायनिक समीकरण किसी भी अभिक्रिया क्या है? संक्षिप्त रूप है। क्या है मेरे भाई? संक्षिप्त रूप है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है? रासायनिक समीकरण को संतुलित बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है? रासायनिक समीकरण को जो है हमें उपयोगी बनाने के लिए उसकी भौतिक अवस्था का निरूपण करना होगा, ऊष्मा को दर्शाना होगा और अवक्षेपण को दर्शाना होगा। लेकिन सूत्रों को मातृभाषा में लिखना है, यानी कि हमारा मातृभाषा हिंदी है, किसी का मातृभाषा उर्दू होगा, किसी का मातृभाषा इंग्लिश होगा, किसी का मातृभाषा जो है संस्कृत होगा, तो उस मातृभाषा में लिखना रासायनिक समीकरण को, ये जो है उपयुक्त नहीं है। यानी कि हम किसी रासायनिक समीकरण को किसी भी मातृभाषा में नहीं लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण के सूत्र को मातृभाषा में नहीं लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि द्रव्यमान, क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार हम द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, द्रव्यमान का नाश नहीं होता है। द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है। उत्पाद जो है मतलब उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर तीनों बात जो दिया गया है, ये तीनों का तीनों बात सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाती है? वह कौन सा अभिक्रिया कहलाती है? तो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह कौन सा अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन में क्या होगा भाई? इनमें से नीचे जो दिया गया देखो, उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, ऑक्सीजन का योग भी होगा। उपचयन में तीनों चीज होगा। उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ऑक्सीजन का योग, तीनों चीज होगा। यानी कि इनमें सभी जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 तीर का चिन्ह BaSO4 प्लस 2NaCl, इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई जो ही श्वेत अवक्षेप बनेगा तो उस अभिक्रिया को हम नॉर्मली क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे मेरे भाई? अवक्षेप बनने की बात कहेगा तो अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है मेरे भाई ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है साग सब्जियों में भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो श्वसन कौन सी यहाँ पर जो है ना, हमें थोड़ा सा जो है यहाँ कट करना पड़ेगा, ये साग सब्जियों ने आएगा ऑप्शन में। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O तीर का चिन्ह Ca
CaOH हॉल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? CaOH हॉल 2 किस प्रकार के, मतलब देखो दो तत्वों को मिला करके एक तत्व बनाया गया है, तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा मेरे भाई? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि AgCl तिरका चिन्ह 2Ag + Cl2 सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है अभिक्रिया? देखो यहाँ पर समझने वाली बात है। देखो एक तत्व था, इस तत्व को जो है दो तत्वों में तोड़ दिया गया है, दो तत्वों में टूट गया है, तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। या फिर बोल सकते हैं चूंकि सूर्य प्रकाश में हुआ है तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? सूर्य प्रकाश में हुआ है और यहाँ पर विघटित हुआ है। क्या हुआ है? विघटित हुआ है। सूर्य के प्रकाश में इस रासायनिक अभिक्रिया विघटित हो चुका है, वियोजन हो चुका है, टूट चुका है, तो वियोजन अभिक्रिया ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी अपघटन अभिक्रिया सही आंसर। ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? देखो भाई CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर जो है कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा हो जाता है कौन सा तत्व? कॉपर। तो इस अभिक्रिया क्या बोलेंगे? इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर तत्व विस्थापित हो रहा है। यहाँ पर तत्व क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका। पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है मेरे भाई? फटाफट बताना। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या करें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2:1 होता है, क्योंकि हम यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, H2O लिखते हैं। जल का सूत्र क्या है? H2O। तो हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई? 2। ऑक्सीजन में कितना है मेरे भाई? 1। तो 2:1 क्या होगा मेरे भाई? 2:1। 2:1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा होगा 2:1, जो कि आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों के बीच जिनके बीच जो है जिनके अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें कौन सा अभिक्रिया कहते हैं मेरे भाई? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? श्वेत चमकदार। किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? श्वेत, उज्ज्वला और चमकदार, चमकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, श्वेत चमकदार। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? अमोनिया के एक अणु में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या अनुपात होता है? देखो मेरे भाई अमोनिया का सूत्र क्या होता है? अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। नाइट्रोजन का कितना है मेरे भाई? नाइट्रोजन कितना है सो पहले बताओ फटाफट से बताना मेरे भाई। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन 1। और हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई? हाइड्रोजन 3। तो 1 और 3 का अनुपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है 1 और 3 का अनुपात। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि FeCuSO4 क्या पूछ रहा है मेरे भाई? FeCuSO4 तिरका चिन्ह FeSO4 + Cu यह अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है? FeCuSO4 Fe + CuSO4 तिरका चिन्ह FeSO4 + Cu यह अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का उदाहरण है मेरे भाई? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर ऑप्शन में एकल विस्थापन अभिक्रिया रहता तो एकल विस्थापन अभिक्रिया सही होता। अगर ऑप्शन में विस्थापन अभिक्रिया है तो विस्थापन अभिक्रिया सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई एक तत्व का विस्थापन हुआ। किस तत्व का? तो Cu को जो है अलग कर दिया गया है। Cu यहाँ से उठा करके Cu को फेंक दिया यहाँ पर। ठीक, Cu को अलग कर दिया गया। Cu को जो है यहाँ से उठाया Cu को और यहाँ पर फेंक दिया। Cu को बोला बाबू अलग हो जा, अब तुम लोग साथ नहीं रह सकते हो। ठीक, अगला देखो। अगला क्वेश्चन पर चले।
यहाँ पर जो है FePlus तिरकाचन FeSO4+Cu यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया कहा जाता है। नॉर्मल सा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि 2Mg+O2 तिरकाचिन 2MgO किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन। देखो भाई, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जोड़ा गया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जोड़ा गया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में जो तत्व है वो क्या होता है, जुड़ जाता है, तो संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन कैसी अभिक्रिया है मेरे भाई, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है मेरे भाई, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है CaCO3 प्लस तिरकाचिन CaO+CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखो भाई मेरे, यहाँ पर एक तत्व था, उस तत्व को जो है अलग किया गया है, दो तत्वों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है अपघटन किया गया है। क्या किया गया है मेरे भाई, अपघटन किया गया है। CaCO3 को जो है दो तत्वों में बांट दिया गया है, अपघटन कर दिया गया है, ठीक। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी मेरे भाई, अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन है। एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन है मेरे भाई। एलपीजी के मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि एलपीजी का मुख्य घटक कौन कौन है, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि एलपीजी में गैस रिसाव का पता किससे लगता है। एलपीजी में गैस रिसाव यानी कि एलपीजी, जैसे हम लोग घर में जो है, रसोई घरों में जो है, जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं, कभी कभी जो है गैस लीक करने लगता है, तो वो कैसे पता चलता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। किससे पता चलता है, तो वो जो है एथिल मरकैप्टन गैस जब इसमें मिक्स किया होता है, एलपीजी में कौन सा गैस मिक्स किया होता है, एथिल मरकैप्टन। ये जब रिसाव करता है, जब गैस लीक होता है, तो ये भी लीक होता है और ये गंध करता है। ये क्या करता है, गंध करता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारा गैस लीक कर रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि एलपीजी से गैस रिसाव का पता कैसे चलता है, एथिल मरकैप्टन की वजह से, ठीक। अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है क्या कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे भाई, फटाफट से बताना। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। क्या है, CaCO3 है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किसका है, क्वेश्चन सो पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किसका है, किस गैस का धुआं है ये, सो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यह धुआं किस गैस का है, तो यह धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का है। किस गैस का है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का है, NO2 का, NO2 का ये धुआं है। किसका है, NO2 का धुआं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है। इस परत का रंग मेरे भाई कैसा होगा, फटाफट से बताना। इस परत का रंग जो है आपको हो जाएगा काली। कैसी हो जाएगी, काली। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, काली। अगला क्वेश्चन पर चलें मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है
कि दानेदार, क्या पूछ रहा है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई मेरे। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। बिना ज्वाला के कौन सा पदार्थ चलता है मेरे भाई, बिना ज्वाला के, फटाफट से बताना। देखो मोमबत्ती में ज्वाला होती है, मीथेन गैस में भी ज्वाला होती है, केरोसिन तेल में भी ज्वाला होती है, कोयला बिना ज्वाला के जलता है, कोयला बिना ज्वाला के जलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, कोयला बिना ज्वाला के जलता है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि विकृत गंधता, क्या पूछ रहा है, विकृत गंधता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है। विकृत गंधता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया तेल या वसा का ऑक्सीकरण है। क्या है, तेल या वसा का ऑक्सीकरण है। विकृत गंधता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है, तेल या वसा का ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आ जा मेरे भाई, कह रहा है कि CuSO4, क्या कह रहा है, CuSO4 सॉरी CuO प्लस H2 तिरका चिन्ह Cu प्लस H2O इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हुआ है। CuO प्लस H2 तिरका चिन्ह Cu प्लस H2O इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हुआ है। इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हुआ है मेरे भाई, इस अभिक्रिया में Cu का अपचयन हुआ है। किसका अपचयन हुआ है, Cu का अपचयन हुआ है, क्योंकि Cu अकेला बचा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति, क्या पूछ रहा है, वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्न में कौन अवकारक है। निम्न में कौन अवकारक है। देखो भाई H2 अवकारक नहीं है, ऑक्सीकारक है। CO ऑक्सीकारक है, O2 ऑक्सीकारक है। अवकारक कौन सा हो जाता है, H2S। अवकारक कौन सा हो जाता है, H2S। H2S देखो भाई ऐसे लिखना, H2S। H2S अवकारक है। H2S क्या है, अवकारक है। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन जो है आपका पूछ रहा है कि बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर कौन सी गैस भरी जाती है। जो चिप्स हम लोग आप लोग खाते हैं उस चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है उस चिप्स की थैली से, फिर उस चिप्स में थैली में कौन सा गैस भर के चिप्स की थैली को फुला दिया जाता है। कौन सा गैस भर के मेरे भाई, नाइट्रोजन गैस भर के। कौन सा गैस भर के फुला दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर के। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा मेरे भाई, ऑक्सीकारक O2 है। ऑक्सीकारक कौन सा है मेरे भाई, O2 है। वहाँ पर हमने जो है ना मिस्टेक कर दिया था भाई, O2 ऑक्सीकारक था, बाकी बात दो का पता नहीं, लेकिन O2 ऑक्सीकारक था और H2S अवकारक था। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक कौन सा है, O2। ऑक्सीकारक कौन सा है, O2 और H2S यहाँ पर अवकारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, सो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन कभी भी ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन ऑक्सीकारक हो सकता है, SO2 ऑक्सीकारक हो सकता है, Cl यानी कि क्लोरीन ऑक्सीकारक हो सकता है। तो ऑक्सीकारक कौन नहीं हो सकता, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी भी ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, वो अवकारक ही होगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, सो देखो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। ह्रास लिखना था यहाँ पर मेरे भाई, ह्रास लिखा गया, ह्रास टाइप होना चाहिए था। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाएगा मेरे भाई, ऑक्सीजन का ह्रास। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि 2CO प्लस O2 तिरका चिन्ह 2CO2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। 2CO प्लस O2
तीर का चिन्ह 2CO2, यह जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी कि उपचयन अभिक्रिया। यह कौन सी अभिक्रिया है मेरे भाई? उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस H2, तीर का चिन्ह Cu प्लस H2O में H2 का क्या होता है? CuO प्लस H2, तीर का चिन्ह Cu प्लस H2O में H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन H2 के साथ जुड़ रहा है। ऑक्सीजन H2 के साथ जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। H2 का क्या हो रहा है मेरे भाई? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की प्रक्रिया को हम दहन बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? दहन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भोजन का पचना किस तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना तथा पकाना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण कौन नहीं है? तो मेरे भाई दहन ऑक्सीकरण है, श्वसन ऑक्सीकरण है, भोजन का पचना ऑक्सीकरण है, लेकिन अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए मेरे भाई। तो यहाँ पर हुआ आपका केमिस्ट्री का क्लास एंड। अब चलते हैं हिस्ट्री के 5वां चैप्टर में। ठीक, हिस्ट्री के 5वां चैप्टर देखो भाई, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर हो चुका है पिछले 2 दिन के मैराथन में। ठीक, आज तीसरा मैराथन है। तीसरा मैराथन में हिस्ट्री का 5वां चैप्टर लेकर चल रहे हैं मेरे भाई। 5वां चैप्टर का नाम क्या है? सो देखो 5वां चैप्टर का नाम हो गया हिस्ट्री। पहले चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो अर्थव्यवस्था और आजीविका के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो रेडी हो आप लोग मेरे भाई? फटाफट से बताना आप लोग रेडी हो क्या? रेडी हो? हमें स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? फटाफट से बताना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे। कौन थे मेरे भाई? लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली कपड़ा मिल महाराष्ट्र में स्थापित की गई। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? महाराष्ट्र में स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 ईस्वी में हुई थी। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी बर्नपुर में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? बर्नपुर में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि स्वेज नहर को कब खोला गया? स्वेज नहर को कब खोला गया? स्वेज नहर को 1869 ईस्वी में खोला गया। स्वेज नहर को कब खोला गया? 1869 ईस्वी में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भारत में सूती का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल मेरे भाई कलकत्ता में स्थापित की गई थी। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी मेरे भाई? कलकत्ता में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था मेरे भाई? हम्फ्री डेवी ने। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। अगला क्वेश्चन पर चलो मेरे भाई, देखो क्या करें। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था मेरे भाई? जेम्स हारग्रीव्स ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। अगला क्वेश्चन पर चलो देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या करें। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति
किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किससे आरंभ हुई थी? वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार मेरे भाई जॉन के ने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था मेरे भाई? जॉन के ने किया था। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1773 ईस्वी में हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1773 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पर चलें मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया गया कब? किसने किया? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? 1917 में भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित हुई। 1917 में भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? कलकत्ता में स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? भारत में कोयला उद्योग मेरे भाई 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? कह रहा है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग क्या है? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग क्या है मेरे भाई? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जो है उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? कह रहा है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल जो है 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई? 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? रूस के सहयोग से खोला गया है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? रूस के सहयोग से खोला गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहले सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई। कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब हुआ था? इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब हुआ था? इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब हुआ था? 1838 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ 1918 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब वर्ष बना? किस वर्ष बना? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष बना? भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? भारत में पहला फैक्ट्री कानून जो है 1881 ईस्वी में बना था। भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब बना था? 1881 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था? औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था? जुलाई 1980 ईस्वी में। औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था? जुलाई 1980 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हो यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी मेरे भाई? 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है पावरलूम का आविष्कार किसने किया था? पावरलूम का आविष्कार किसने किया था मेरे भाई? एडमंड कार्टराइट ने। पावरलूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट ने। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बम्बई में। कहाँ स्थापित की गई थी मेरे भाई? बम्बई में, जिसको मुंबई कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन पर चलो। आगे जो है आप लोगों का हिस्ट्री का छठा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। हिस्ट्री का छठा चैप्टर करने जा रहे हैं मेरे भाई। तो रेडी? आर यू रेडी? हिस्ट्री छठा चैप्टर के लिए आप लोग रेडी हैं क्या? बताओ फटाफट से। हिस्ट्री छठा चैप्टर के लिए आप लोग रेडी हैं क्या? चलो
स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। 10वें सिख के 10वें गुरु जो थे उनका जन्म पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, बिहार बंगाल से कब अलग एक राज्य बना, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, 1936 ईस्वी में। कब अलग हुआ था, 1936 ईस्वी में। क्या मैंने गलत बोला, यस आई एम गलत, मैंने गलत बोला है मेरे भाई। 1912 ईस्वी में होगा, ठीक, 1912 ईस्वी में। कब होगा मेरे भाई, 1912 ईस्वी में। माय मिस्टेक, माय गलती, ठीक। अगला चले, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान रहना चाहिए मेरे भाई कि बिहार क्या है कि बिहार बंगाल से पृथक राज्य कब बना, एक बार फिर बता देते हैं। बिहार बंगाल से पृथक राज्य कब बना, 1912 ईस्वी में। बिहार बंगाल से पृथक राज्य कब बना था, 1912 ईस्वी में, ठीक मेरे भाई, क्लियर, अब तो दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रगतिशील, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी, प्रगतिशील, किस प्रकार की, प्रगतिशील। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अस्थायी कृषि, क्या पूछ रहा है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ, अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ था मेरे भाई, अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का एकीकरण संभव हुआ, अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ मेरे भाई, संपत्ति का एकीकरण संभव हुआ। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, महानगर में, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक महानगर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर जो है 40 लाख तक पहुंच चुकी थी। अगला क्वेश्चन पर चलें, अगला क्वेश्चन देखो क्या करें, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई, एबेनेजर हावर्ड ने, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई, एबेनेजर हावर्ड ने। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या करें, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई, 1863 में। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई, 1863 में। अगला देखो, घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, घेटो शब्द का प्रयोग जो है यहूदियों की बस्ती के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता था, यहूदियों की बस्ती के लिए किया जाता है। अगला देखो, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ था, शहरों में जो है मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ था। अगला क्वेश्चन पर देखो क्या कर रहा है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, सभी वर्ग का शोषण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चले, अगला क्वेश्चन कह रहा है बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई, बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी, तो बम्बई 1819 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था, राजा हरिश्चंद्र, किस फिल्म का निर्माण किया था, राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन पर चलें, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया, किराया कानून, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया, 1918 ईस्वी में। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया, 1918 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी बम्बई थी, कौन सी थी, बम्बई थी। अगला क्वेश्चन पर चलें, अगला क्वेश्चन देखो क्या करें, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ, 1965 ईस्वी में। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ, 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, पटना, किस नगर में हुआ था, पटना। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या करें, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, अनाज रखने के लिए, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया, अनाज रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, 1786 ईस्वी में। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया, 1786 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखो, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला था, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा 1912 ईस्वी, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी राजगृह है, कहाँ है, राजगृह है, जिसको राजगीर बोला जाता है अभी। अगला देखो क्या है, तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है, तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है, तख्त श्री हरमंदर जी साहिब जो है वो पटना साहिब में स्थित है, कहाँ है, पटना साहिब में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछ चले, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है
कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी। किस ऐतिहासिक सासाराम में किसका मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई थी। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ मेरे भाई? बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया? नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया मेरे भाई? नगरों में जो है व्यक्तिवादी अवधारणा पर बल दिया गया। नगरों में किस पर बल दिया गया? व्यक्तिवादी अवधारणा पर बल दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछो सिंगापुर कब आजाद हुआ? सिंगापुर कब आजाद हुआ? 1965 ईस्वी। सिंगापुर कब आजाद हुआ था मेरे भाई? 1965 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई मेरे भाई? पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना सैमुअल क्रॉम्पटन वॉरेन हाउसमैन ने बनाई थी। किसने बनाई थी? वॉरेन हाउसमैन ने बनाए थे। लास्ट क्वेश्चन था। अब अगला जो है हम हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड हिंदी जो है आप लोगों का वर्णिका क्या है? वर्णिका का 5वां चैप्टर धरती कब तक घूमेगी, इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं मेरे भाई। तो रेडी हो आप लोग? मुझे आप लोग एक बार बता दो कि आप लोग रेडी हो। रेडी हो तो हम कर रहे हैं, ठीक। चलो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेडी होंगे और मुझे उम्मीद क्या पूरा उम्मीद है कि आप लोग रेडी होंगे, ठीक। तो हम करते हैं, ठीक ठीक मेरे भाई। चलो दो बड़ी फास्ट में करना है। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। माँ को रखने के ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं रखा है, या किसने कहा? माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं रखा है, या किसने कहा? कैलाश ने। किसने कहा था मेरे भाई? कैलाश ने, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीता के पुत्रों का क्या नाम है? सीता के पुत्रों का क्या नाम है? कैलाश नारायण और विज्जू। सीता के पुत्रों का क्या नाम है? कैलाश नारायण और विज्जू। अगला क्वेश्चन देखो क्या रहा है। राधा किसकी पत्नी है? राधा किसकी पत्नी है मेरे भाई? राधा जो है कैलाश की पत्नी है। राधा किसकी पत्नी है? कैलाश की पत्नी है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? सीता को। किसे महसूस हुआ यह बात? सीता को। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विज्जू की पत्नी का क्या नाम है? विज्जू की पत्नी का क्या नाम? विज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा है। विज्जू की पत्नी का नाम क्या है? पुष्पा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है मेरे भाई? धरती कब तक घूमेगी सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। अगला क्वेश्चन देखो। अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता जो है घर छोड़ दी। अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी। अगले दिन सीता ने घर छोड़ दी। अगला क्वेश्चन पर चले। घर से चली गई थी बेचारी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अपनी अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? या किसने कहा? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? या किसने कहा था मेरे भाई? या जो है कैलाश की पत्नी ने कहा था। किसने कहा था? कैलाश की पत्नी राधा ने कहा था। किसने कहा था मेरे भाई? कैलाश की पत्नी राधा ने कहा था। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या करे। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? सीता ने। सीता जो है तीनों बेटे के माँ का नाम है, ठीक, बुढ़िया का। अगला देखो। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक सावरदैया है। कौन है? सावरदैया है। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? सावरदैया। कौन है? सावरदैया। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार कौन है? सावरदैया डॉट भाषा के सफल कहानीकार है राजस्थानी। किस भाषा के? राजस्थानी। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन तीन बेटे की माँ कौन है? तीन बेटे की माँ सीता है। तीन बेटे की माँ कौन है? सीता है। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या रहा है। सीता के कितने बेटे थे? एक सेकंड मेरे भाई। सीता के कितने बेटे थे? हाँ, सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे मेरे भाई? सीता के 3 बेटे थे, कैलाश, नारायण और विज्जू। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? घूटन। सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता था? घूटन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा? यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ इधर उधर महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह बात किसने कहा था मेरे भाई? यह बात जो है कैलाश ने कहा था, बड़ा बेटा,
बेटा ने, कैलाश ने कहा था। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सीता के बेटे को क्या पूछ रहा है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महीनावारी खर्च देने का निर्णय लिया। सीता के बेटों ने जो है सीता को महीने महीने कितना रुपया खर्च देने का निर्णय लिया था। सीता के बेटों ने जो है माँ को जो है 50 रुपया महीने महीने देने का खर्च का जिम्मेदारी लिया था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, कैलाश। क्या नाम था, कैलाश। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई। धरती कब तक घूमेगी में शीर्षक पाठ में जो है सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई थी, अपना काला ओढ़ना देखकर। क्या देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर। अगला क्वेश्चन देखो, कैलाश की पत्नी थी, कैलाश की पत्नी कौन थी मेरे भाई, कैलाश की पत्नी राधा। कैलाश की पत्नी राधा। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई, भवरी किसकी पत्नी है, भवरी किसकी पत्नी है, भवरी किसकी पत्नी थी मेरे भाई, भवरी किसकी पत्नी थी, फटाफट से बताना। भवरी जो है नारायण की पत्नी थी, भवरी किसकी पत्नी थी, नारायण की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। सीता को, किसको यह महसूस होने लगा, सीता को। किसको महसूस होने लगा, सीता को। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, नाहर सिंह जी वाले दिन। किस दिन, नाहर सिंह जी वाले दिन। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटियां एक माँ किस कहानी की पंक्ति है। धरती कब तक घूमेगी, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ, यह जो है धरती कब तक घूमेगी कहानी से ली गई है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ही है ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के नायिका कौन है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका सीता है। कौन है, सीता है। अब जो है हम हिंदी, जो आप लोग का हिंदी गोधुली है, गोधुली हिंदी में जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा को देखने वाले हैं। ठीक, तो अब गोधुली हिंदी में श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं मेरे भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द अनर्चेबल्स किनकी रचना है। द अनर्चेबल्स भीमराव अंबेडकर की रचना है। किनकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर जी उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर जी उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, बड़ौदा के नरेश के प्रोत्साहन पर। किसके प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। अगला क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार में। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन में रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें सभी तीनों व्यक्ति थे। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन पर चलें मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किसका है, यह कथन किस पाठ का है, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ का। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं करती बल्कि मनुष्य का जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था मेरे भाई, फटाफट से बताना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, महू, मध्य प्रदेश। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। क्या है, निबंध है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एलिएशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, ललय सिंह यादव ने। किसने किया था, ललय सिंह यादव ने। अगला क्वेश्चन पर चलो क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का निर्माता हो गया। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का एक अंश है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, यह भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है।
आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कि कार्यकुशलता के लिए, किसके लिए? कार्यकुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा है। अगला क्वेश्चन पर देखो, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किनको मानवीय एवं एक अधिकार देने के लिए अनेक प्रयास किए? समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? अछूतों को, स्त्रियों और मजदूरों, सभी को किए थे। तीनों होगा, ठीक, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, उपयुक्त सभी पर। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? भीमराव अम्बेडकर इस विडंबना की बात करते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? बाबा भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? दूध पानी के मिश्रण की तरह। क्या है? दूध पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेखक भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। अगला क्वेश्चन पर चलें मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या करे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई अथवा स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धत है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुआ स्वराज किसकी रचना है? बाबा भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई? फटाफट से बताना। भाईचारे का दूसरा नाम है श्रम। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? श्रम, सॉरी भाई, भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र हो जाएगा, श्रम बोल दिए। भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया? अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों, यानी कि उपयुक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? बाबा भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 21। कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 21। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? 1936 के वार्षिक सम्मेलन के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि इस युग में जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? विडंबना की बात है। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन कब हुआ? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन 1956 ईस्वी में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मऊ मध्य प्रदेश किसका जन्म स्थल है? भीमराव अम्बेडकर का। मऊ मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थल है? भीमराव अम्बेडकर। देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? भीमराव अम्बेडकर। देयर मैकेनिज्म किन कृति है? भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखो, विडंबना का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर मिस्टेक हो गया है मेरे भाई। विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? विडंबना का अर्थ होता है उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव मुक्ति से पुरोधा किसे कहा गया? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। किन्हें कहा गया? भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या पूछ रहा है सो देखने दो। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भीमराव अम्बेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन को गए? भीमराव अम्बेडकर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर जो है उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए। किसके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। आगे चलें, संस्कृत। मेरे भाई संस्कृत का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हमने सेशन 1 और सेशन 2 में करा दिए हैं। तो संस्कृत का अब तीसरा चैप्टर हम करने जा रहे हैं, जो कि आज करने वाले हैं अलस कथा चैप्टर। कौन सा चैप्टर मेरे हो भाई होने वाला है? अलस कथा चैप्टर। तो रेडी हो आप लोग? मेरे उम्मीद से आप लोग रेडी होंगे। तो चलो भाई मेरे करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? वीरेश्वर जो है मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। अहो कथमयम कोलाहला किसकी उक्ति है? अहो कथमयम कोलाहला जो है यह प्रथम आलसी की उक्ति है। किसकी उक्ति है? प्रथम आलसी की उक्ति है। अगला क्वेश्चन देखो, बालानाम दत्त गति रिक्त स्थान की पूर्ति करे। बालानाम दत्त गति, बालानाम जननी गति, यानी कि बालक जो है माता के बिना गति नहीं कर सकते। बालानाम जननी गति, बालानाम जननी गति। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, अलससाला में कितने लोग सोए हुए थे? 4। अलससाला में कितने लोग सोए हुए थे? 4। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है, आलस्य कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? आलस्य का। आलस्य कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? आलस्य का। अगला क्वेश्चन कौन कर रहा है? कौन आलस का बहाना बनाता है? कौन आलस का बहाना बनाता है? धूर्त लोग। कौन आलस का बहाना बनाता है? धूर्त लोग। आलस का बहाना कौन बनाता है? धूर्त लोग। अगला क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वही का अर्थ क्या होता है? वही का अर्थ क्या होता है? वही का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? वही का अर्थ होता है आग। वही का अर्थ क्या होता है? आग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? अलस कथा पाठ जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है। किस ग्रंथ से संकलित है? पुरुष परीक्षा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? अलस कथा किस पाठ किस प्रकार की कथा है? अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? पद्यात्मक। किस प्रकार की कथा है? पद्यात्मक। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? केस पकड़कर। कैसे बाहर किया गया? केस पकड़कर। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री जो थे वो वीरेश्वर थे। कौन मंत्री थे मेरे भाई? वीरेश्वर थे। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अलससाला में आग क्यों लगाए गए थे? अलससाला में आग लगाए थे आलसियों की परीक्षा के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आलसियों को घर से कौन आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? आलसियों के घर में आग जो है मंत्री लगवाता है। कौन लगवाता है? मंत्री लगवाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहे, आलसियों की परीक्षा का क्या लगाकर लिया गया? आग। आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? आग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अलससाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4। कितने लोग नहीं भागे? 4। अगला क्वेश्चन देखो, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन कर गए थे? धूर्त लोग। कौन लोग पलायन कर गए थे? धूर्त लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या करे, अरे हल्ला कैसा किसने बोला? अरे ये हल्ला कैसा हो रहा है? ये किसने बोला था? अरे ये हल्ला कैसा हो रहा है? ये किसने बोला था? यह जो है द्वितीय पुरुष ने बोला था। किसने बोला था मेरे भाई? यह बात जो है द्वितीय पुरुष ने बोला था। अरे ये हल्ला कैसा हो रहा है? अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बनावटी आलस्य दिखाकर कौन ग्रहण करते थे? धूर्त लोग। ठीक, कौन ग्रहण करते थे? धूर्त लोग। तो यहाँ पर जो है ना पूर्व नहीं होना चाहिए, धूर्त लोग लिखाना चाहिए। तो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो है ना हमने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, धूर्त लोग लिख लेना, पूर्व के जगह पर धूर्त लोग लिख लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थिति और सौकर क्या पूछ रहा है? कह रहा है, स्थिति सौकर्य मूला के ही के न धावंती जंतव, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? अलस कथा। किस पाठ से संकलित है? अलस कथा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री। वीरेश्वर कौन था मेरे भाई? मिथिला का मंत्री। अगला क्वेश्चन देखो क्या करे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाला गया? केस। चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाला गया? केस। अगला क्वेश्चन, आलसियों का रक्षक कौन होता है? दयावान लोग। आलसियों का रक्षण कौन होता है? दयावान लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? उसकी माता। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? उसकी माता। उसके बाद पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पुरुष परीक्षा के रचनाकार विद्यापति जी है। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? विद्यापति जी है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, मैथिली भाषा के कवि कौन थे? मैथिली भाषा के कवि कौन थे? विद्यापति। मैथिली भाषा कवि कौन थे? विद्यापति। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें, अय वाचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नुत, इस किस आलसी की उक्ति है? अरे वाचाल क्यों बोल और इतना क्यों बोलते हो? यह किस आलसी की उक्ति है? यह बात किसने बोला था? किस आलसी ने बोला था? यह बात जो है द्वितीय आलसी ने बोला था। किसने बोला था मेरे भाई? द्वितीय आलसी ने बोला था। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, सॉरी भाई सॉरी, द्वितीय आलसी नहीं होगा, मिस्टेक, माय मिस्टेक, चतुर्थ आलसी ने बोला था। अरे वाह चल इतना क्यों बोलते हो? ये चतुर्थ आलसी ने बोला था। किसने बोला था मेरे भाई? चतुर्थ आलसी ने बोला था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि आलसियों को प्रतिदिन अच्छा भोजन कौन दिलवाता था? वीरेश्वर। आलसियों को प्रतिदिन अच्छा भोजन कौन दिलवाता था? वीरेश्वर। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है क्या,
पूछ रहा है कि तर्क अर्थ यदमिस गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? तर्कयत्र यस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, यह जो उक्ति है, यह बात किसने बोला था? यह बात दूसरे आलसी ने बोला था कि लगता है कि इस अलसशाला में जो है आग लग गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इस संसार में आलसियों की रक्षक यानी कि गति कौन है? इस संसार में आलसियों के रक्षक जो है कारुणिक पुरुष है। कौन है? कारुणिक पुरुष। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा? लगता है इस घर में आग लग गई, यह बात किस पुरुष ने कहा था? तृतीय पुरुष ने कहा था। किसने कहा था? तृतीय पुरुष ने कहा था। अगला क्वेश्चन पर चलें। तृतीय पुरुष होगा कि द्वितीय पुरुष मेरे भाई? तृतीय पुरुष ना, द्वितीय पुरुष होगा। द्वितीय पुरुष ने, लगता है द्वितीय पुरुष ने कहा था। हाँ, लगता है इस घर में आग लगी है, यह द्वितीय पुरुष ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? आग को गिरते हुए देखकर जो है कौन आलसियों को बाहर निकाला? आग को गिरते हुए देखकर जो है नियोगी पुरुषों ने आलसियों को निकाला। किसने आलसियों को निकाला? नियोगी पुरुषों ने। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? एक सेकंड मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4। वास्तविक आलसियों की संख्या 4। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति जी। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति जी। अगला क्वेश्चन कौन है? वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर मेरे भाई दानशील दयालु व्यक्ति था। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, पतिरेव गति ... वाला नाम जननी गति, किस रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? पतिरेव गति वाला नाम जननी गति। यहाँ पर जो है मतलब खाली स्थान में कौन सा आना चाहिए? तो स्त्री नाम वाला नाम जननी गति। क्या आना चाहिए? पतिरेव गति स्त्री नाम वाला नाम जननी गति। यानी कि जो है स्त्री गति किसके द्वारा होती है? स्त्री की गति होती है उसके पति के द्वारा, और बालक की गति किसके द्वारा होती है? उसकी माता के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अलसशाला में आग किसने लगाई? अलसशाला में आग किसने लगाई? अलसशाला में आग किसने लगाई थे मेरे भाई? अलसशाला के कर्मचारियों ने। अलसशाला में आग किसने लगाई? अलसशाला के कर्मचारियों ने। अगला क्वेश्चन देखो, को अपि तथा धार्मिको नास्ति ... कटैर्वा समान प्राविर्नोति, किसने कहा? को अपि तथा धार्मिको नास्ति ... कटैर्वासमान प्राविर्नोति, यह बात जो है चौथा पुरुष ने कहा था। किसने कहा था? यह बात चौथा पुरुष ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, चौथा नहीं, तीसरा पुरुष। चौथा तो बोल रहा था चुपचाप शांति से बैठे रहो, कोई नहीं आने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अलसशाला में आग कब लगाई गई? अलसशाला में आग कब लगाई गई थी मेरे भाई? अलसशाला में आग जब सभी लोग सो रहे थे उस टाइम लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, अरे वाचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है? चौथा पुरुष। अब चतुर्थ पुरुष आ जाएगा। अरे वाचाल कितना बोलते हो, यह किसने कहा था? चतुर्थ पुरुष ने कहा था। ठीक मेरे भाई, हुआ आपका सीरीज एंड। मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लास में यहाँ तक ज़रूर बने रहे होंगे, क्योंकि आज जो है थोड़ा फास्ट हम खींचे और हमारा जो ऑडियो था वो काफ़ी फास्ट था आज, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। कोशिश करेंगे अगले दिन से पूरा, जैसे हम स्थिर पहले क्लास ले रहे थे स्थिर होकर के, वैसे क्लास लेंगे अगले दिन से। ठीक, आज थोड़ा फास्ट में खींचना पड़ा, कुछ हमें जो है ज़रूरी काम था इसलिए। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते सस्ते और मस्त रहिए मेरे प्यार से। और यहाँ पर जो है आप लोगों से छोटा सा एक निवेदन है कि आप लोग जो है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, अपना प्यारा सा चैनल साइंस समाधान को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे भाई। आप लोगों के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं और हमारा मेहनत का फल आप लोग ही दे सकते हैं मेरे भाई, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।